92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं उमेश पंत की लिखी कहानी रायमा चली गई। रात को जब हम दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लौटे, उससे ठीक 5 मिनट पहले उसने मुझको छोड़ के जाने का फैसला कर लिया था। तय हो चुका था कि सुबह 5 बजे की पहली बस से वो चौकौड़ी नाम की उस जगह से लौट जाएगी। मुझको डर था कि फिर हम शायद कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। ठंड बहुत थी। शाम को ही मैंने एक तसले में लकड़ियां जला ली थीं। मैं पत्थर वाला कोयला खरीद के ले आया था और तब तक उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली थीं जिससे ठंड से कुछ राहत मिल सके। अब तसले पर बाकी रह गए कोयले में कुछ आखिरी चिंगारियां बची रह गई थीं। बची हुई लकड़ियों से आंच कम और धुआं ज़्यादा फैल रहा था। कुछ देर तक एक पुरानी किताब की मदद से मैं आखिरी चिंगारी को हवा देता रहा। ऐसा करने से कोई ख़ास गर्मी तो नहीं मिली, लेकिन फर्श और आसपास रखी चीज़ों पर राख ज़रूर चिपक गई। बाकी दिनों की बात होती तो वो और मैं शायद आसपास ही लेट जाते। इस तरह कमरे में बिखरी ठंड दोनों में आधी आधी बढ़ जाती। लेकिन आज उसके और मेरे रिश्ते के बीच कुछ देर के लिए ही सही, पर इतनी गर्मी नहीं रह गई थी कि हम इस ठंड को आपस में बांट पाते। मैंने एक तिरछी निगाह से उसकी ओर देखा। ठंड और गुस्सा दोनों उसकी नाक में गुलाबी रंग बन के बिखर गए थे। वैसे गुलाबी रंग अब धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे पे बिखर रहा था। ठंड से कांपते उसके होंठ किसी नृत्यांगना के पैरों की तरह थरथरा रहे थे और दांत लगातार ऐसे किटकिटा रहे थे जैसे कोई तबले पे लगातार थाप दे रहा हो। मुझे एक पल को लगा कि उसको बता दूं कि गुस्सा उसके चेहरे पे कितना जंचता है, लेकिन तभी मुझको याद आया कि हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। मैंने उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटाकर वापस उस तसले पर रख दी जहाँ राख थी, धुआं था और बुझती हुई कुछ आखिरी चिंगारियाँ जिनमें अब बिल्कुल भी गर्मी नहीं रह गई थी। रायमा से मेरी मुलाकात 1 महीने पहले हुई थी। वो मुझसे मिली ऐसी पहली लड़की थी जिसने मुझको बेझिझक बताया था कि उसकी उम्र 26 साल है और इससे पहले उसके 2 प्रेमी रह चुके हैं। दोनों उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ था जो उन दोनों में ही उसको नहीं जचा और उसने उनको छोड़ दिया। रायमा की नज़रें उस किताब से हटी नहीं रही थीं जिसको वो पिछले 1 घंटे से पढ़ रही थी। वो बार बार कंधों से सरक आते अपने शॉल को करीने से ओढ़ लेती। बार बार वो शॉल फिर कंधों से सरक जाता। उसके चेहरे पे भाव लगातार बदलते जा रहे थे। वो इतनी तल्लीनता से पढ़ रही थी कि मैं बार बार ये अनुमान लगाने लगता कि उस किताब में क्या लिखा हो सकता है। कुछ देर में वो उठी और उसने बिना कुछ कहे चारपाई के सरहाने से एक रज़ाई उठाई और अपने बिस्तर पे लौट गई। फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम चाहो तो लाइट बुझा सकते हो, अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठना भी है। मैं उसकी बात को अनसुना करके एक लकड़ी की मदद से ठंडी हो गई राख के बीच बची चिंगारियों को खोजने का नाटक करता रहा और आखिर में हार के मैं भी सोने चला गया। सुबह सुबह चौकौड़ी से गुजरने वाली रोडवेज की वो बस उसे मुझसे दूर लेके चले जाने वाली थी और इस बात से उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस फ़र्क न पड़ने की बात से बहुत देर तक नींद मेरी आंखों के आसपास नहीं फटक पाई। नींद को भी शायद बुरा लग रहा था कि कल रायमा मुझको छोड़ के जा रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी रायमा चली गई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना राघव और रायमा दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। कड़कड़ाती ठंड में राघव कमरे के गर्म होने का इंतजाम कर रहा है और रायमा एक कोने में बैठ के एक किताब पढ़ रही है। राघव इस बात से दुखी है कि रायमा कल सुबह उसको छोड़ के चली जाएगी। अब आगे। सुबह सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रायमा बेचैन सी इधर उधर टहल रही है।
वो बार बार हरे रंग के शीशे चढ़ी उस खिड़की को खोल के कुछ देखती जाती। जब भी वो खिड़की खोलती, शरीर को भेद जाती तीखी ठंड की एक लहर कमरे में चली आती। शायद ऐसी ही किसी लहर ने मेरी नींद को अपने रास्ते से भटका दिया होगा। मैं बिस्तर से उठा तो हवा इतनी ठंडी थी कि उठते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। मैंने फौरन रजाई को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। मेरे उठने की आहट पाते ही राइमा ने बेचैनी से कहा, देखो ना बाहर क्या हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे से बहुत सारी भाप मेरे चेहरे की ओर उड़ती हुई चली आई। क्या हो गया, कह के मैं खिड़की की तरफ चला आया। बाहर देखा तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। आसमान से सफेद रोएं लगातार धरती पे गिर रहे थे। चारों ओर सब कुछ एकदम ताजा और चमकदार हो गया था। हरे हरे पेड़ों के ऊपर, पत्थर की बनी काली ढालू छतों के ऊपर, खेतों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, हर जगह बर्फ ही बर्फ। जैसे खुद को ठंड से बचाने के लिए इस छोटे से पहाड़ी कस्बे ने सफेद चादर ओढ़ ली हो, वो जो लगातार मोटी और मोटी होती जा रही हो। तुम्हें पता है ये बर्फबारी पूरे 4 साल बाद हुई है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे जाने से पहले ही बर्फ पड़ गई। ये कहते हुए मैंने मन ही मन सोचा कि मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूं कि उसके जाने से पहले ही बर्फ पड़ गई है। बचपन में जब मेरा पूरा परिवार इस कस्बे में रहता था तो अक्सर जनवरी फरवरी में बर्फ पड़ जाती थी। हम बच्चे मिलके बर्फ में खूब खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, माँ पापा को हमारी पढ़ाई लिखाई की चिंता सताने लगी। पापा ने पहले अपना ट्रांसफ़र हल्द्वानी करवा लिया और बाद में दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हम सब दिल्ली जा बसे और यहाँ चौकोड़ी का ये बड़ा सा घर अकेला छूट गया। इस कस्बे में दूर दूर छिटके ऐसे कई घर हैं जो ऐसे ही अनाथ होकर अकेले छूट गए हैं। तब से हर साल छुट्टियों में हम घर आया जाया करते। पहले पहले साल में 2 बार, फिर 1 बार, और फिर घर आने की ये आदत ही छूट गई। इस बार पापा ने मुझसे कहा, बेटा चौकोड़ी अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, एक काम करते हैं, वहाँ जो हमारा पुराना घर है उसमें होटल बना देते हैं। ऐसे खाली उजाड़ पड़े रहने से बेहतर है उसमें कुछ कमाई हो जाए। पापा की ये बात मुझको पहले तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब सोचा तो लगा कि वो सही तो कह रहे हैं। इतना बड़ा घर यहाँ वैसे ही बर्बाद हो रहा था। लकड़ी के दरवाज़ों, संदूकों और दराजों को दीमक चट कर रही थी। भीतर की दीवारों पे सीलन घर कर रही थी और बाहर की दीवारों पे काई उगने लगी थी। इससे पहले कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाला ये घर जर्जर होकर दम तोड़ दे, इस घर का रेनोवेशन कराने की अब सख्त ज़रूरत थी। घर को होटल बनाने का ये काम पापा ने मुझको सौंप दिया था। इस बार इंटरनेट से सुंदर घरों के कुछ नक्शों का प्रिंट आउट लेके मैं घर तो आ गया था, लेकिन यहाँ आके इस घर को होटल में तब्दील करने का सोच के ही एक अपराध बोध सा होने लगा। ऐसे ही अपराध बोध के एक लम्हे में मेरी मुलाकात राइमा से हुई थी, आज से ठीक 1 महीना पहले। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी राइमा चली गई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, सुबह सुबह राघव उठा तो उसने देखा कि बाहर बर्फ पड़ रही है। वो खुश था कि ऐसे में राइमा कुछ और वक्त के लिए उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। इस बीच राघव याद करता है कि कैसे उसके पिताजी ने उसको चौकोड़ी में अपने पुराने घर को होटल में तब्दील करने के लिए यहाँ भेजा है, और कैसे इस सिलसिले में यहाँ आके एक दिन उसकी मुलाकात राइमा से होती है। अब आगे। राइमा यूं तो मुंबई की रहने वाली थी, पर पिछले कई सालों से वो लंदन में रह के पढ़ाई कर रही थी। तकरीबन 15 सालों तक लंदन में रहने की वजह से उसकी शक्ल सूरत और बात करने का लहजा भी कुछ कुछ विदेशियों जैसा हो गया था। जिस दिन मैं दिल्ली से चौकोड़ी आया, ठीक उसी दिन राइमा मुंबई से चौकोड़ी पहुंची थी। मैं बस से उतर के घर की ओर जा ही रहा था कि पीछे से किसी ने कहा था, एक्सक्यूज मी। मैंने मुड़ के देखा तो एक सुंदर सी लगने वाली लड़की सर पे कैप पहने, पीठ में बड़ा सा ट्रैकिंग बैग लादे और होठों में छोटी सी मुस्कुराहट टांगे मेरे सामने खड़ी थी। मैं इस जगह में नई हूँ और रहने की एक जगह ढूंढ रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा होटल सेफ रहेगा? मैं आज यही कोई 8 महीने बाद यहाँ लौटा था। इस बीच यहाँ इतने नए होटल और टूरिस्ट लॉज खुल गए थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा, मुझको इसकी जानकारी नहीं थी।
तभी कुछ झिझकते हुए वो बोली, और थोड़ा सस्ता भी हो तो अच्छा रहेगा, मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने उसको बिना किसी मुगालते में रखे हुए साफ साफ कहा, देखिए यहाँ होटल तो कई हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो ज़्यादा महंगे हैं, और जो सस्ते हैं वहाँ आप रह नहीं पाएंगी। वैसे पिस्सू और खटमलों से दोस्ती हो तो शायद रह भी लें। मेरे इस ख़राब चुटकुले पे भी वो मुस्कुरा दी। क्या यहाँ होम स्टे नहीं होते? नहीं होते तो नहीं, पर क्या? उसने पीठ पे लदे अपने बैग के स्ट्रैप को कंधे पे ठीक से कसते हुए कहा, पहले बताइए कि ये होम स्टे ठीक ठीक होते कैसे हैं? वो हंस दी, बोली, बस घर जैसे। आप अपने घर में एक कमरा टूरिस्टों के रहने के लिए छोड़ देते हैं, वो आपके घर कुछ दिन मेहमानों की तरह रहते हैं और फिर लौट जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मेहमान फ्री में रहते हैं और टूरिस्टों को पैसे देने होते हैं। ये सुनने के बाद मैं अपना बिजनेस प्लान सेट कर चुका था। मेरा घर अब होटल नहीं, होम स्टे बनेगा। मैंने सोच के बड़े उत्साह से कहा, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, थैंक यू सो मच। कह के मैंने अपना ठंडा हाथ गर्मजोशी से उसकी ओर बढ़ा दिया। थैंक यू किस बात के लिए? वो चौंकती हुई बोली, आपको शायद मालूम ना हो, पर आपने मेरे घर को होटल बनने से बचा लिया। मतलब? कहानी लंबी है, फिलहाल इतना समझिए कि आपको होम स्टे मिल गया है। मेरा अपना घर यहाँ पे है, खाली पड़ा है, उसी का एक कमरा आप रहने के लिए ले लीजिए। उस लड़की ने पहले मुझको ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने ऐसा क्या देखा कि वो तैयार हो गई। तो आपके घर में भी होम स्टे का अरेंजमेंट है? अब तक तो नहीं है। अभी तो मुझे खुद भी पता नहीं कि उस घर की हालत क्या होगी, लेकिन कल शाम तक सब इन प्लेस हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इट्स ओके, आई रियली डोंट माइंड। तो चलिए, कह के मैं आगे बढ़ गया। वो भी पीछे पीछे चली आई। तभी मुझको ख्याल आया कि मैंने इस अपने पहले ग्राहक का तो नाम तक नहीं पूछा। बाय द वे, मेरा नाम राघव है, राघव रौतेला, और मैं राइमा, सिर्फ राइमा। कह के वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी राइमा चली गई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि एक अच्छे होटल का पता पूछते हुए राइमा राघव से मिलती है और राघव उससे अपने ही घर में रहने की पेशकश करता है। राइमा तैयार हो जाती है और दोनों घर की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे। बस अड्डे से घर तक का रास्ता उतना लंबा तो नहीं था, लेकिन चढ़ाई इतनी थी कि आधा घंटा लगना तो तय था। शाम का सूरज अपनी ढलान पे था। पहाड़ के निचले हिस्सों से रोशनी ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रही थी और ठंड अपने उफान पे थी। इस ठंड में उस धूप का आखिरी छोर पकड़ने को मैं बेताब हो रहा था। वो ऊपर टॉप में घर देख रही हो? मेरी उंगली का इशारा पाके उसने उस पहाड़ी टीले की चोटी की ओर देखा। वो जहां से सोलर पैनल सा कुछ चमक रहा है? उसने पूछा। हाँ भाई, वो मेरा घर है। वहां से तुम्हें पूरा चौकौड़ी दिखाई देगा और नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचोली, सारी पीक्स वहां से नजर आती हैं। वाह, ये तो बेस्ट लोकेशन है। तो फिर इतनी अच्छी लोकेशन पे घर ऐसे खाली क्यों छोड़ा है? मेरे पास ऐसा घर होता तो मैं यहीं पड़ी रहती। फिर वो बोलती रही और मैं सुनता रहा। एक बार मैं सिक्किम गई थी। प्लान तो बस 3 दिन का था, लेकिन एक सस्ता होम स्टे मिल गया था। इतना अच्छा वेदर था कि मैं पूरा महीना वहां रुक के आई। सारी जगह देखी। फिर दार्जिलिंग गई। वो जो बुद्धिस्ट लोग अपने घरों के आगे रंग बिरंगे फ्लैग्स टांगते हैं ना, वो मुझको बहुत फैसिनेट करते हैं। तो तुम अकेले घूमने चली जाती हो? मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। हाँ, घूमने का असली मज़ा तो अकेले ही है ना। जब मन करे, जो मन करे वो करो, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ये कहते हुए राइमा जैसे उस उड़ती हुई पतंग की तरह लगने लगी थी जो बिना मांझे के आकाश में तैर रही हो, एकदम बेपरवाह। और तुम्हारे पेरेंट्स, वो नहीं रोकते तुमको? मेरे पेरेंट्स लंदन में सेटल हो गए। वो इतने बिजी हैं कि उनको अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और उनको पता है कि अगर वो मना करेंगे तब भी मैं उनकी सुनने वाली थोड़े हूँ। यार, पेरेंट्स आपकी केयर के लिए होते हैं, आप पे पाबंदी लगाने के लिए नहीं। पर वो तो आपका अच्छा ही सोचते हैं ना, मतलब बेवजह थोड़े पाबंदी लगाते हैं। यार, एक बात कहूँ, आपके लिए सबसे अच्छा आप ही सोच सकते हो और कोई नहीं, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आपके पेरेंट्स क्या कभी आपको अपनी इच्छा से ईस्ट कोस्ट में बैक पैकिंग, लेह लद्दाख का बाइक टूर, ऋषिकेश से बंजी जंपिंग करने देंगे? नो वे। मैंने तो इस बार भी उनसे कहा है कि इंडिया अपनी रिसर्च के लिए आई हूँ और 3 महीने से आवाराओं की तरह पूरा इंडिया घूम रही हूँ। ये कह के उसने अपनी शैतान सी एक आंख झपका के आंख मारी।
बातें जितनी आगे बढ़ रही थीं, रायमा उतना ही बड़ा रहस्य होती जा रही थी मेरे लिए। एक रहस्य जो खुला था, जिसे छिपा रहना शायद आता ही नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी रायमा चली गई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि घर पहुंचने तक के रास्ते में रायमा और राघव आपस में बहुत सी बातें करते हैं और राघव को रायमा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे वो उसके लिए एक रोचक किरदार बनती जा रही है। अब आगे। घर के अंदर पहुंचते ही मैं थोड़ा झिझका। सब कुछ तितर बितर था। इतने दिनों से घर खुला ना होने की वजह से सीलन की हल्की सी बदबू भी नाक तक आ पहुंची थी। उस काली ढालू छत पे मकड़ी के कुछ जाले भी दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि मैं रायमा से कहता कि जब तक थोड़ी साफ सफाई ना हो जाए हम उसके लिए कोई और होटल देख लेते हैं, वो बड़े उत्साह से बोली, वाह, देखो उस बक्से के ऊपर लाइट का कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। मैंने देखा कि रोशनी का एक झोंका रोशनदान की जाली से छनता हुआ एक पुराने संदूक पर गिर रहा है और एक खास किस्म की आकृति बना रहा है। उस आकृति में खोई हुई उस लड़की के चेहरे पे इतनी चढ़ाई चढ़ के आने के बाद भी शिकन तक नहीं थी। कुछ तस्वीरें खींचने के बाद वो बहुत खुश होकर मेरे बिल्कुल करीब आके खड़ी हो गई। अपने कैमरे के डिस्प्ले को मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने करते हुए बोली, देखो, है ना खूबसूरत। वो तस्वीर तो खूबसूरत थी ही, लेकिन वो लम्हा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था जब वो मुझसे इतना नज़दीक खड़ी थी। उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों के बीच हुई पहचान की उम्र अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुई है। मुझे हैरानी हो रही थी कि किसी के भीतर इतनी गर्मजोशी, इतना अपनापन कहाँ से आ सकता है। अगले 3 घंटों में से पहला घंटा चाय पीने और सुस्ताने में निकल गया और अगले 2.5 घंटे में घर के सारे जाले साफ हो चुके थे। घर में रूम फ्रेशनर डाला जा चुका था, जहां पे जरूरी था वहां झाड़ू लगाया जा चुका था, पुराने ट्रंक से ढूंढकर बिस्तरों की चादरें बदली जा चुकी थीं, तकिए के कवर बदले जा चुके थे। वो बासी सा, मुर्दा सा लग रहा घर एकदम ताज़ा होके जी उठा था। और इस पूरी प्रक्रिया में रायमा मुझको जो जो बताई जा रही थी, मैं बस रायमा के कहे मुताबिक वो काम करता जा रहा था। जैसे घर मेरा नहीं उसका हो, जैसे मेहमान वो नहीं मैं हूं। अगले कुछ दिनों में रायमा के साथ मैं भी अपने कस्बे को और अच्छे से जानने लगा। मुझे हैरत हो रही थी कि अपने ही कस्बे के बारे में मेरा ज्ञान उससे भी सीमित था। यही पंचाचूली है? वो सामने जो दिख रहा है वो बेड़ीनाग तो नहीं है? ऐसे कई सवाल थे जिनसे पता लग जाता था कि उसने यहाँ आने से पहले आसपास की सारी जानकारी जुटा ली थी। रायमा सुबह सुबह सैर पे निकल जाती और अपने साथ मुझको भी जबरदस्ती करके उठा देती। लौटती तो उसके पास ऐसी ऐसी तस्वीरें होती हैं कि यकीन ही नहीं होता कि ये नज़ारे उसने मेरे ही कस्बे में कहीं ढूंढ निकाले हैं। साथ सैर करते हुए जिन खूबसूरत चीज़ों की ओर मेरा ध्यान भी नहीं जाता, वो उन खूबसूरत चीज़ों को न जाने कहाँ से अपने कैमरे में समेट लेती। वो कहती, मेरा मानना है कि ज़िंदगी भी ना इस कैमरे की तरह है। खूबसूरती तो हर जगह बिखरी हुई है, पर तुम पे है कि तुम कितनी अच्छी तस्वीरें इसके मेमोरी कार्ड में जमा कर लेते हो। उस दिन बाजार से लौट रहा था तो चाय वाले हरदा ने रायमा के बारे में पूछा तो मैं हैरान हुआ। कुछ ही दिनों में मुझको मालूम हुआ कि इस छोटे से कस्बे में उसको बहुत से लोग जानने लगे हैं। मैं देखता कि अलग अलग तरह के लोगों से वो अलग अलग तरह की बातें करती, जिनके साथ रहती उनके बीच की हो जाती। ना कोई बड़बोलापन, ना कोई हीन भावना, ना कोई उतावलापन, ना लेट लतीफ़ी। जैसे वो जानती हो कि जिंदगी के घोल में कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत कोशिश करके जैसा होना चाहता था वो बिना कोशिश किए ठीक वैसी ही थी। 1 महीना होने को आया था। इस बीच पापा का कई बार फोन आया कि बेटा कुछ सोचा कि रेनोवेशन का काम वगैरह कब से शुरू करना है, काम में मोटा मोटा कितना खर्चा होगा, वगैरह वगैरह। रायमा के साथ पिछले 1 महीने इस घर में रहने के बाद इस घर को तोड़ने, मरोड़ने, नया करने का ख्याल तक मेरे दिमाग से छूमंतर हो चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी रायमा चली गई।
आज की कहानी में अब तक आपने सुना, राघव झिझकते हुए रायमा को घर लाता है और रायमा घर आकर पूरे घर की शक्ल सूरत बदल देती है। 1 महीना साथ गुजारने के बाद राघव रायमा के और करीब आ जाता है। रायमा से मिलने के बाद राघव अब इस घर को होटल में नहीं बदलना चाहता। अब आगे। पूरा 1 महीना साथ बिताने के बाद कल शाम अचानक रायमा ने एक ऐसी बात कही जो न जाने क्यों पर बहुत गहरी चुभी थी। कल शाम जब उसने कहा, कल मैं जा रही हूं राघव, ये बात इतनी बुरी तो नहीं लगनी चाहिए थी पर लगी थी। एक अजनबी ही तो थी वो अब से 1 महीना पहले, पर इस 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया था कि अब उसका जाना खल रहा था। मैंने उससे बस इतना कहा, ये चीटिंग है रायमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं जा सकती हो। रायमा ये सुनते ही तुनक सी गई। क्या मतलब है तुम्हारा चीटिंग से? और मैं क्या कर सकती हूं क्या नहीं ये तुम मुझको नहीं बता सकते राघव। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात तो सही थी रायमा की। न हम बचपन के दोस्त थे, न लंगोटिया यार, न कोई रिश्ता था हमारे बीच, और फिर 1 महीना वक्त ही कितना होता है कि कोई आपके लिए रुक जाए, ना जाए। इतना नासमझ नहीं था मैं कि इस छोटी सी बात को भी समझ न सकूं, पर उस वक्त ये बात समझना मुश्किल हो रहा था। सुबह सुबह जब मैं उठा तो बाहर गिरी बर्फ देख के एक राहत की सांस ली थी मैंने। सड़कों पे 2-2 फीट की बर्फ जमा हो गई थी। ऐसे में कोई भी बस कहाँ कहीं जा सकती थी, और फिर कैसे रायमा इस छोटे से कस्बे को छोड़ पाती। जैसे बचपन में ये बर्फ खुशी लेके आया करती थी, ठीक वैसे आज एक बार फिर ये बर्फबारी अपने मासूम से फाहों के साथ खुशी समेट के ले आई थी। रायमा का जाना तब तक के लिए टल गया था जब तक ये बर्फ पिघल नहीं जाती। सुबह धीरे धीरे दिन के पायदान से उतर के दूर जा रही थी। रायमा कल अधूरी छोड़ी हुई अपनी किताब को पढ़ते पढ़ते अचानक रुकी और बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पे कुछ देख के मुस्कुराहट सी जमा हो गई। खिड़की के बाहर सामने एक छत थी जिस पे बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पे उछाल रहे थे। अब रायमा के चेहरे पे कल रात वाली नाराजगी का भाव कहीं नहीं रह गया था। वो बोली, चलो हम भी छत पे चलते हैं। वो बाहर चल दी, मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। छत पे कुछ देर हम एक दूसरे को बर्फ से मारने वाला खेल खेलते रहे। बर्फ से ढकी छत पे उसके और मेरे पैरों के कई निशान भी एक दूसरे के साथ एक अजनबी सा खेल खेलते रहे। धीरे धीरे आसमान की खिड़की से धूप झांकने लगी थी। गिरती हुई बर्फ हौले हौले से पिघलने लगी थी। टप 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 की आवाजें अलग अलग चीजों पे टकराती न जाने कितनी तरह की धुनें हवा में बिखेर रही थीं। जैसे न दिखाई देने वाली हवा, न सुनाई देने वाली आवाज में कोई मीठा सा गीत गा रही हो। एक गीत जिसकी मिठास सुनाई न दे के भी महसूस की जा सकती हो। इस माहौल में डूबी, ठिठुरती, कपकपाती रायमा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी अब भी बर्फ से खेल रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। अचानक उसके बेहद करीब जाके मैंने उसकी हथेली थाम ली। वो एक पल को ठिठक गई। उसकी आंखों में एक सवालिया निशान था। मत जाओ रायमा। क्यों नहीं जाऊं? रायमा ने अपने ठंडे से हाथों को हौले से मेरी हथेलियों की पकड़ से आजाद कर दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुमको पसंद करने लगा हूं रायमा। रायमा अचानक एकदम असहज हो गई। वो चुप रही और मेरे चेहरे से नजरें फेर ली। हमने पूरा 1 महीना साथ गुजारा रायमा, इतनी सी बात तो मान सकती हो ना मेरी? राघव, तुम्हें पता है ना कि बंधना मुझको पसंद नहीं है। रिश्ते मुझको बांधते हैं और 1 महीना किसी को जानने के लिए काफी नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि तुम उस काम में फोकस करो जिसके लिए तुम यहां आए हो। कह के रायमा फिर छत पे जमी बर्फ में अपने पैरों के निशान छोड़ने का खेल खेलने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली तो रायमा का बिस्तर खाली था। मैंने आसपास देखा, वो घर में कहीं नहीं थी। मैंने देखा कि उसने अलमारी के कोने में कुछ रुपयों के साथ एक थैंक यू नोट छोड़ा था। उसके आखिर में लिखा था, कांग्रेट्स राघव, ये तुम्हारी होम स्टे की पहली कमाई है। यू मेड दिस ट्रिप मेमोरेबल। परसों रात के गुस्से के लिए सॉरी, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। और हाँ, मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी भटकती हुई मिल सकती हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना। अचानक मिलने में जो थ्रिल होता है ना, वो इंतज़ार करके मिलने में नहीं होता।
मैं ये नहीं कह सकती कि कब मिलेंगे, लेकिन वादा करती हूं कि मिलेंगे जरूर। राघव उस नोट को पढ़ के मुस्कुरा दिया। उसने खिड़की खोली। बाहर बिखरी बर्फ अभी अच्छे से पिघली भी नहीं थी और राइमा जा चुकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।